मत होना ज़िंदगी से, मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो एक अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, तो एक अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ पीएम सर बायो वाला। मैं फिर से आपका पीएम बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मैं फिर से आपके साथ मानव जनन के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। कुछ हम लोग बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या करेंगे कि आज पढ़ेंगे, जिसको 2 यूनिट में मैंने कंप्लीट कराया है। मानव जनन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैंने 2 यूनिट में कंप्लीट कराया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को, कि आज की श्रृंखला के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको जानना क्या होता है, ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि जीवों में जनन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है जी? पहला क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि क्या कि जीवों में जनन, जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। तो आप सभी जानते हैं कि जब भी प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है कि पृथ्वी के ऊपर जो जीव होते हैं वो जीवों के सतत निरंतरता को बरकरार रखने के लिए क्या होती है कि प्रजनन की प्रक्रिया होती है। अब इस प्रक्रिया में आपका जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी संख्या की वृद्धि करते हैं, अपने अस्तित्व को बरकरार रखते हैं, अपने जाति के जीवों को बनाए रखते हैं। तो इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन कि जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए सही बात है। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए ये भी बात सही है। ऑप्शन सी कहता है अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए, ये भी सही है। ऑप्शन डी कहता है ए बी सी, तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नर में वृषण कोण स्थित रहता है। तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग का जो मेल जो होता है, मेल के अंदर जो टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स होते हैं, जो वृषण कोष होते हैं, वो कहाँ होते हैं? उदर जो पेट होता है, पेट के बाहर दिखाई पड़ते हैं। तो ये कहाँ होते हैं जी? उदर गुहा के बाहर होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, उदर गुहा में नहीं होते हैं, उदर गुहा के बाहर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। नर में वृषण को स्थिर रहता है कहाँ जी? उदर गुहा के बाहर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि एक्रोजोम इनमें से किसका संभाग है? तो आप सभी जानते हैं कि जो आपका जो पेनिस होता है, पेनिस के बाद जो शिश्न पार्ट होता है, इसी शिश्न पार्ट के पास क्या होता है कि एक्रोजोम होता है। ये क्या है? मानव शुक्राणु के सिर का क्या टोपीनुमा भाग होता है। मतलब कि ये शुक्राणु के भी जो पार्ट देखिएगा तो जो उसका सिर वाला जो पार्ट दिखाई पड़ेगा, मुंड जो दिखाई पड़ता है, उसी मुंड के पास क्या होता है? शुक्राणु एक्रोजोम होता है। तो एक्रोजोम इनमें से किसका संभाग है? तो मानव शुक्राणु के सिर पर टोपीनुमा भाग। सही बात है भाई। तो मानव शुक्राणु के मध्य भाग नहीं, प्रारंभिक डिम्बाणुजनक कोशिका का ये भी नहीं, ब्लास्टोसिस्ट का ये भी नहीं। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है। तो आप सभी जानते हैं कि शुक्राणु के मध्य भाग में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? शुक्राणु की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब तो मानव के मध्य भाग का निर्माण होता है किसके? माइटोकॉन्ड्रिया से। सही बात है, आंसर सी सही है आपका। केंद्रक से होगा नहीं, सेंट्रियोल से नहीं होगा, एक्सोनिम से भी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 5वां कहता है कि मानव प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है। तो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग की जब भी बातें होती है तो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग वैसा अंग होता है जो क्या करता है कि हार्मोन का उत्पादन करता है, लैंगिक हार्मोन का उत्पादन करता है। मतलब कि नर है तो नर के अंदर लैंगिक हार्मोन कौन देगा जी? नर के अंदर उसका क्या है? टेस्टिस के अंदर, उसका वृषण के अंदर क्या होता है? हार्मोन का उत्पादन होता है। तो वृषण क्या हो जाएगा? प्राथमिक लैंगिक अंग। मादा है तो मादा के ओवरी जो होता है, अंडाशय जो होता है, उसके अंदर क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। तो ओवरी क्या हो गया? अंडाशय जो हो गया क्या होगा? मादा के अंदर प्राथमिक लैंगिक अंग हो गया। तो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है कौन? अधिवृषण नहीं, शुक्रवाहक नहीं, सी वृषण सही। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत आंसर है। तो कह रहा है प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है कौन? वृषण। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। तो आप सभी जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो है मानव के जो नर होते हैं, नर के टेस्टिस से उत्पन्न होते हैं। तो टेस्टिस भाई नर के अंदर होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन किससे होता है? वृषण से होता है, टेस्टिस से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका क्या कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है किससे? वृषण द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। देखिए ये भाई आपका क्या है? नर है, ठीक है, और ये आपका क्या है?
ये आपका मादा है। दोनों जब मिलता है तो क्या देता है, आपका जाइगोट का निर्माण करता है, जुग्मनज का फॉर्मेशन करता है। ये क्या हो गया आपका जुग्मनज हो गया। तो नर एवं मादा जुग्मक के संयोजन से बनता है क्या, जाइगोट बनता है, यही बनता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि काउपर्स ग्रंथि उपस्थित होता है। तो आप सभी जानते हैं कि काउपर्स ग्रंथि उपस्थित होता है, तो कहाँ उपस्थित होता है, तो काउपर्स ग्रंथि नर में पाया जाता है, तो ये नर के अंदर ही उपस्थित होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय लैंगिक लक्षणों द्वारा, देखिए द्वितीय लैंगिक लक्षण वैसा लक्षण होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि कोई नर है और कोई मादा है, तो नर और मादा को हम बाहर से ही देख कर पहचान कर लेते हैं। जैसे आप देखते होइएगा कि नर का ब्रिस्ट, मादा का जो ब्रिस्ट है वो क्या काफ़ी डेवलप है, बड़ा बड़ा है, और नर का देखते हैं कि नर का ब्रिस्ट जो है वो डेवलप नहीं रहता है, छोटा सा रहता है। ये देखें, तो इसके आधार पर आप क्या कर मादा और नर में अंतर कर लेते हैं। आप देखते हैं साउंड पिच देखते हैं, फीमेल का साउंड पिच हाई रहता है, नर का स्लो होता है। आप कंधा देखते हैं, नर का जो कंधा जो क्या होता है चौड़ा होता है, मादा का कंधा क्या होता है संकीर्ण होता है, पतला होता है। इन सारी चीज़ों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि आप नर और मादा की पहचान कर सकते हैं। तो यही क्या कहलाता है, यही हमारा द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाता है। अर्थात द्वितीयक लैंगिक लक्षण वैसा लक्षण होता है जो नर और मादा में क्या करता है, अंतर स्पष्ट करता है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि लैंगिक प्रजनन होता है, नहीं, नर एवं मादा के बीच अंतर प्रकट करता है, सही बात है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सी कहता है कि शुक्राणु की उत्पत्ति होती है, नहीं। डी कहता है अंडाणुओं की उत्पत्ति होती है, ये भी नहीं। तो आपका ऑप्शन बी ही सही होगा कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण द्वारा नर तथा मादा के बीच अंतर होता है। ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गर्भाशय संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं कि गर्भाशय मादा के अंदर पाया जाता है, ये नर के अंदर नहीं पाया जाता है। तो गर्भाशय भाई मादा से संबंधित है, तो आपका कौन सा आंसर, आपका बी आंसर सही हो जाएगा। गर्भाशय किससे संबंधित है जी, तो आपका मादा से संबंधित है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझना है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बल्ब यूरेथ्रल ग्रंथि उपस्थित होती है। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन का ही मीनिंग है क्या कि बल्ब यूरेथ्रल ग्रंथि उपस्थित होती है। तो भाई किसके अंदर उपस्थित होती है जी, तो बल्ब यूरेथ्रल ग्रंथि की जब भी बात की जाती है तो जो नर के अंदर जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, उस प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे बल्ब यूरेथ्रल ग्रंथि होती है। ठीक है। तो बल्ब यूरेथ्रल ग्रंथि कहाँ होती है, प्रोस्टेट के नीचे। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुक्राणुओं के परिपक्वन होते हैं। तो शुक्राणुओं की जब भी परिपक्वन की बात होती है, मैच्योरिटी की बात होती है कि कहाँ शुक्राणु मैच्योर्ड होते हैं, जवान होते हैं, तो वो बात होता है अधिवृषण में। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती है। देखिए जब भी लीडिंग कोशिकाओं की बात होती है तो लीडिंग कोशिकाएं जो होती है वो नर के जो टेस्टिस होता है, उस टेस्टिस के अंदर जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, वहाँ लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहते हैं। देखिए जो शुक्रजनक जो कोशिकाएं जो होती है उसके अंदर जो पोषक तत्व जो पाए जाते हैं वो सर्टोली कोशिकाओं से पाई जाती हैं। ठीक है। तो सर्टोली कोशिकाएं होंगी, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्यों में गर्भावधि काल होता है। तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के अंदर जो गर्भावधि काल होता है 9 महीना का होता है। आप जानते हैं कि 1 महीना में 4 सप्ताह होता है, तो 9 महीना में 9 चौके 36 सप्ताह हो जाएगा। तो मनुष्यों में गर्भावधि काल कितना दिन का होता है, तो 36 सप्ताह का होता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या होती है। तो आप सभी जानते हैं कि एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो 4 शुक्राणु का निर्माण करता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की जो संख्या होती है कितनी होती है, वो 4 होती है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विगुणित है। तो आप सभी जानते हैं कि जो जाइगोट होता है, जुग्मनज जो होता है, वो नर और मादा गैमेट के मिलने से बना होता है। वही क्या होता है, तो नर गैमेट भी अगुणित होता है और मादा भी अगुणित होता है। तो अगुणित अगुणित जब मिलता है तो क्या बनता है, द्विगुणित बनता है। अर्थात द्विगुणित मतलब जाइगोट का निर्माण करता है, जुग्मनज का निर्माण करता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अंड और पराग जो होता है आपका अगुणित होता है, द्विगुणित नहीं होता। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही। द्विगुणित कौन है, जुग्मनज है, जो आपके बिहार बोर्ड 2015
और 2018 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। 18वां क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडो उत्सर्जन होता है। तो आपको मैंने बहुत पहले जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि मादा के अंदर जो होता है 2 गो क्या होता है, ओवरी होता है, अंडाशय होता है। और प्रति माह जो है मादा के अंदर जब मासिक चक्र की प्रक्रियाएँ चालू होती है तो 1 महीना में एक ही अंडा क्या होता है, बाहर निकलता, अंडा का उत्सर्जन होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 अंडाणुओं का नहीं, कभी कभी किसी महीना में दोनों अंडाशय से एक एक अंडाणु का उत्पत्ति हो गया, अर्थात 2 अंडाणु निकल गए और वहीं दोनों अंडाणु क्या होते हैं, निषेचित हो जाते हैं स्पर्म से, शुक्राणु से। तो देखते हैं कि बच्चा जुड़वा पैदा हो गया, लेकिन अधिकतर केस में एक ही अंडा बाहर निकलता है। ठीक है, तो प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है क्या, एक अंडाणु का। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। देखिए, जब भी अंडाशय में अंडाणु का जो निर्माण होता है उसको क्या, अंड जनन द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अंडाणुओं का निर्माण होता है, जब भी मादा के अंदर अंडाणुओं का जब निर्माण होता है वो जनन एलिथिलियम से होता है, जनन एंडोथिलियम से नहीं, जनन मीजोथिलियम से नहीं, अंतराली कोशिका से नहीं होती है, बल्कि जनन एलिथिलियम से होती है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है। तो मैंने बताया था कि जब अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंडो उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलने की क्रिया क्या कहते हैं, अंडो उत्सर्जन। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। देखिए, अल्पकालिक जो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि का जो कार्य जो करता है वो कौन सा करता है, कॉर्पस ल्यूटियम करता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्या, कौन सा, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये आपका कौन सा आंसर सही होगा जी, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी कौन, निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है कौन, डी कॉर्पस ल्यूटियम करता है। थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और पार्ट 2 के साथ मिलते हैं। इसी प्रकार से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बिहार बोर्ड में आप बेहतर से बेहतर मार्क्स को लाइए। थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।